बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती कीमिया। अगर इसकी हम डेफिनेशन करना चाहें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ branch of chemistry which deals with the study of environmental changes and the factor which affect on the environment is known as environmental chemistry। अच्छा, इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें कीमियाई जो चेंजेस आ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट है जो है उसमें पब्लिक हेल्थ पर, मरीन लाइफ पर। ये तमाम चीज़ों की जो स्टडी है, यानी कि माहौल के बारे में जो मालूमात है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। Environmental chemistry deals with the chemicals and other air pollutants। अब केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज में हम बना रहे हैं और एयर पोल्यूटेंट्स जो हवा को आलूदा कर रहे हैं, ऐसे केमिकल जो एयर को आलूदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, उसको हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे। अब ये देखिए, एयर पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तमाम एयर पोल्यूटेंट्स कैसे बन रहे हैं? नेचुरली भी बन रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बन रहे हैं। जिस तरह जब हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं बेस्मर कन्वर्टर में, उस प्रोसेस को हम बेस्मराइजेशन का नाम देते हैं। उसमें जो है वो चिमनी के माउथ से कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है वो एलिमिनेट होती हैं। इसी तरह जब हम फ्यूल्स को बर्न करवाएंगे मोटर व्हीकल्स में से, तो उसके एग्जॉस्ट पाइप में से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट होंगी। अब इन तमाम गैसेस की जो डेंसिटी है वो लो है, तो ये एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी और वहाँ पर एयर को क्या करेंगी? पोल्यूट करेंगी। तो इसलिए इसको हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे। This branch of chemistry deals is interrelated with all other sciences: biology, physics, medicine, agriculture, public health and sanitary engineering। यानी कि इस केमिस्ट्री की ब्रांच को, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम इंटर रिलेट करते हैं किसके साथ? तमाम साइंस की ब्रांचेस के साथ, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ज़राअत और इंसानी सेहत जो है वो सब इसमें शामिल होंगी। कंपोजिशन ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है? द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। के कंपोनेंट कौन से हैं एनवायरनमेंट के? एनवायरनमेंट में चार कंपोनेंट्स हैं, जिन वो चार कंपोनेंट जिनकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो प्रेजेंट है, वो ये है कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। इन तमाम कंपोनेंट को, जो इन्वायरमेंट की कंपोजिशन के कंपोनेंट हैं, इनको हम जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ की बुनियाद पर जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसका जो ज़मीन से फासला है वो ये है, इसका हाइड्रोस्फेयर का ये है, वगैरह वगैरह।
एटमॉस्फेयर क्या है? द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये गैसेस का वो लेयर है जिसने अर्थ को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि गैसेस की वो लेयर जो अर्थ को क्या करेगी, सराउंड करेगी, उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देंगे। वो कौन सी गैसेस हैं जो लेयर बना के अर्थ को सराउंड करती हैं और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर एस्टेब्लिश होता है? उसमें गैसेस की परसेंटेज ये है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ट्रेस अमाउंट में इसमें हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रेप्टॉन एंड जीनॉन के गैसेस की वो लेयर जो अर्थ को सराउंड करेगी उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देंगे। और इसमें गैसेस की परसेंटेज क्या होगी? जिस गैसेस ने जो है वो अर्थ को सराउंड करना है, उसमें नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन जो है वो 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03%। तो ये गैसेस का एक मिक्सचर बन जाएगा और इसकी लेयर जो है वो अर्थ को सराउंड करेगी, और यही अर्थ को जो लेयर ऑफ गैसेस सराउंड करेगी इसको हम एटमॉस्फेयर का नाम दे देंगे। इसमें माइन्यूट क्वांटिटी में जो गैसेस होंगी वो हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रेप्टॉन एंड जीनॉन, ये गैसेस भी जो हैं इसमें जो है वो मौजूद होंगी। ट्रेस अमाउंट कहते हैं स्मॉल अमाउंट को या माइन्यूट क्वांटिटी को। इट आल्सो कंटेन वाटर वेपर्स, तो इसमें जो है एटमॉस्फेयर में गैसेस लेयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद होंगे। वाटर जो कि अर्थ सरफेस से एवेपोरेशन प्रोसेस से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, या इसके वेपर जो हैं वो बनते हैं, तो उसमें ये जो है वो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी भी जो है वो मौजूद होगी। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस की लेयर जो अर्थ को सराउंड करेगी उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देंगे। इसमें परसेंटेज गैसेस की क्या होगी? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और ट्रेस अमाउंट में कौन सी गैसेस होंगी? हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रेप्टॉन एंड जीनॉन। अब एटमॉस्फेयर लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी होती है? इट्स थिकनेस इज अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हाफ ऑफ इट्स मास इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर 5.6 किलोमीटर। ये इसकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर जो है वो अर्थ सरफेस के अबव, और इसका जो हाफ मास है एटमॉस्फेयर का वो अर्थ के नज़दीक 5.6 किलोमीटर तक जो है इसका हाफ मास जो है वो कंसंट्रेट होता है, उस पर मुश्तमिल होता है। इसका फंक्शन क्या है एटमॉस्फेयर का? द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज एंड द मेजर पोर्शन ऑफ हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस की लेयर मौजूद है उसका क्या फ़ायदा है कि ये सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ख़तरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर लेती हैं? अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो कॉस्मिक रेज होती हैं उसको भी क्या कर लेती हैं? जज़ब कर लेती हैं। क्योंकि इन रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर ये गैसेस के जो हैं इन कॉस्मिक रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करेंगी
जो कि सन से आएंगी, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद जो है वहाँ पर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो ये एक एटमॉस्फेयर का फ़ायदा भी ये है कि ये ही अर्थ का जो हीट है उसको बैलेंस करता है, उसको उसके टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस लेयर हैं वो कॉस्मिक रेज, हाई एनर्जी रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनकी एनर्जी भी हाई होती है और हाँ वो जो इंसानी सेहत है उसके लिए भी नुकसानदेह होती हैं, उसको क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। These absorption of these harmful radiation protect the life on earth। अब वही बात जो मैंने पहले आपको बता दी। अब ये देखें, ये ओजोन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करें, तो अगर ओजोन की लेयर मौजूद ना हो तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये ज़मीन तक पहुंच जाएंगी और वहाँ पर स्किन कैंसर काज करेंगी। तो ये जो हार्मफुल रेडिएशन की अब्जॉर्प्शन है जो किस वजह से हो रही है, गैसेस की वजह से हो रही है, लेयर ऑफ गैसेस की वजह से हो रही है। तो ये ज़मीन तक इन रेडिएशन को नहीं पहुंचने देंगी। तो इस वजह से जो ज़मीन पर ज़िंदगी है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, वो हार्मफुल रेडिएशन से सेफ हो जाएगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ गैसेस के जो हमने बात अभी की है कि एटमॉस्फेयर किस पर मुश्तमिल है, लेयर ऑफ गैसेस पर, तो उस गैसेस का फ़ायदा क्या है। ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है उसका फ़ायदा क्या है कि ये सांस लेने के अमल में जो है वो सांस के इस्तेमाल, ब्रीथिंग पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है वो इस्तेमाल होगी। यानी कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पौधा जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो है वो क्या करता है, वो फूड प्रिपेयर करता है अपने लिए। तो ऐसे जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को नाम देते हैं हम। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, अहम है। ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के प्रोसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होगी। अब पौधों की जड़ों में फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन में, क्योंकि पौधे की नशो नुमा के लिए नाइट्रोजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नाइट्रोजन अगर जो है अगली स्लाइड हम शो करेंगे, नाइट्रोजन जो है वो इस्तेमाल होगी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से जज़ब करके इसको नाइट्रेट और नाइट्राइड में कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ से जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी और इसकी नशो नुमा या ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन गैस जो है वो ज़रूरी है। वाटर वेपर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग अ वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये वाटर वेपर अब देखें, जब एवेपोरेशन के ज़रिए वाटर जो है वो अर्थ से जो है एवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर वहाँ पर जो है वो कूलिंग क्रिएट होगी, क्लाउड बनेंगे और वही वाटर जो है वो रेन की फॉर्म में दोबारा ज़मीन पर आ जाएगा। तो वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी एक जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और जो है हर जिंदा ऑर्गेनिज्म के लिए ये ज़रूरी है। तो वाटर वेपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये तमाम जो जितने भी ज़मीन पर ज़िंदगी है उसकी बका के लिए क्या होता है, ज़रूरी। एटमॉस्फेयर आल्सो मेंटेन द हीट बैलेंस ऑफ अर्थ। कि एटमॉस्फेयर में क्या करता है, अर्थ का जो है वो हीट बैलेंस को मेंटेन रखता है, इसकी जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज नहीं होने देता। उसकी वजह ये है कि
एटमॉस्फेयर अभी आपको बताया बाय डेफिनेशन क्या है, लेयर ऑफ गैसेस है सराउंडिंग द अर्थ, जिसने अर्थ को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, तो उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। अब जब सूरज से रेडिएशंस निकलती हैं तो वो ज़मीन की तरफ आती हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस लेयर है, उन हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को क्या कर लेंगी, अब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसकी वजह से जो ही अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लेयर। तो उसमें आपने बताना है कि ऑक्सीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है ब्रीथिंग पर्पस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, नाइट्रोजन इस्तेमाल होगी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन गैस को ऑब्जॉर्व करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट या नाइट्राइड में, और इसके बाद वाटर वेपर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ का हीट बैलेंस भी क्या रखता है, मेंटेन रखता है। तो ये वो इम्पोर्टेंस है गैसेस की जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। हाइड्रोस्फीयर जो है, अब नाम से ही ज़ाहिर है, हाइड्रो वाटर, यानी कि ऐसा स्फीयर जिसमें वाटर जो है वो वाटर पर कंटेन होगा, वाटर जो है इसमें मौजूद होगा, तो ऐसे स्फीयर को हम हाइड्रोस्फीयर का नाम दे देंगे। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज, हाइड्रोस्फीयर में वो तमाम वाटर बॉडीज मौजूद होंगी, इंक्लूड होंगी, मेनली ओशन, समुंदर, रिवर्स दरिया, स्ट्रीम, लेक्स, पोलर आइस कैप, ग्लेशियर एंड ग्राउंड वाटर रेजरवायर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडी जो है वो इंक्लूड होगा जिसमें नदी, समुंदर, दरिया, झीलें, पोलर आइस कैप, ग्लेशियर्स, ठीक है, और ग्राउंड वाटर जो ज़मीनी पानी के जो इसमें सोर्सेज हैं वो शामिल होंगे रेजरवायर। परसेंटेज, अब हाइड्रोस्फीयर में वाटर की जो परसेंटेज है वो क्या होगी कि तमाम जो वाटर बॉडीज़ हैं जिसको हमने हाइड्रोस्फीयर का नाम दिया है, जिसमें दरिया, नदी नाले, झीलें, पोलर आइस कैप, ग्लेशियर और ग्राउंड वाटर रेजरवायर शामिल हैं, उन तमाम में वाटर की परसेंटेज, वाटर की क्वांटिटी कितनी है? ओशन में 97%, पोलर आइस कैप और ग्लेशियर में वाटर की परसेंटेज होती है 2%, इसके अलावा फ्रेश वाटर जो है वो 1%। द फ्रेश वाटर इज़ बीइंग यूज्ड बाय एग्रीकल्चर, यानी कि फ्रेश वाटर जो है ताज़ा पानी जिसको हम एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें कितने परसेंटेज इसको इस्तेमाल किया जाता है? 69% इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ओशन में वाटर की क्वांटिटी जो है वो 97% है, ग्लेशियर में 2%, फ्रेश वाटर जो है वो 1% है इसमें। अब इस फ्रेश वाटर में से 69% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्री के लिए हम 23% इस्तेमाल करेंगे, डोमेस्टिक पर्पस के लिए 8% जो है वो जो इस्तेमाल किया जाता है फ्रेश वाटर एज ड्रिंकिंग पर्पस। तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो इंक्लूड है ओशन, पोलर आइस कैप, ग्लेशियर, इसमें कितने परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर इस्तेमाल किया जाएगा? एग्रीकल्चर के लिए हम 69% इसको इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्री कारखानों में 23% फ्रेश वाटर इस्तेमाल किया जाएगा, और डोमेस्टिक पर्पस में 8% जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री जिसमें डिफरेंट जो है वो केमिकल कंपाउंड या डेली यूजर्स कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिस तरह फर्टिलाइज़र, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो उसमें जो फ्रेश वाटर को इस्तेमाल किया जाएगा उसमें 23% आएगी, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 8%। इसी तरह जो थर्ड
एटमॉस्फेयर का इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है वो है लिथोस्फीयर। जिस तरह हमने बात की, एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस लेयर पर मुश्तमिल है जिसने अर्थ को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। उसमें हमने गैसेस की परसेंटेज भी बताई, वो कौन सी गैसेस जहाँ ट्रेस अमाउंट में होती हैं, एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है। इसी तरह हाइड्रोस्फीयर किन पर मुश्तमिल है, उसमें क्या क्या कितने कितने परसेंट वाटर की परसेंटेज है। इसी तरह जो थर्ड कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का वो है लिथोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी crust ऑफ अर्थ एंड एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। कि ये जो लिथोस्फीयर है ये अर्थ के जो रिजिड रॉकी क्रस्ट है उस पर मुश्तमिल है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, ज़मीन की 100 किलोमीटर गहराई तक ये लिथोस्फीयर जो है वो फैला हुआ है। द मेंटल एंड कोर और द हैवी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, के जो मेंटल और कोर हैं वो बाहरी अर्थ के क्या है, इंटीरियर हैं, जिससे अर्थ का जो है वो मास जो है मेंटल और कोर जब के मिलने से ही अर्थ का जो है वो ज़्यादातर मास जो है वो बनता है। कि ज़मीन का जो मास है वो किस वजह से है, इसकी जो मेंटल और कोर पार्ट है उस वजह से। अब लिथोस्फीयर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। 99.5% मास ऑफ द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 11 एलिमेंट। कि लिथोस्फीयर जो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है उसका जो तकरीबन 99.5% मास जो है वो किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 11 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। उन एलिमेंट्स में से कौन कौन से वो 11 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है लिथोस्फीयर में वो कितनी आएगी, 46.60%। इसके अलावा इसमें जो सिलिकॉन है वो 27.72%, एलुमिनियम 8.13%, आयरन इसमें 5.0%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटाशियम 2.59%, और मैग्नीशियम इसमें जो है वो 2.09%। याद रखें ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, जबकि एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम जो हैं ये मेटल्स हैं। कि जो लिथोस्फीयर का 99.5% मास है वो इन 11 एलिमेंट से मिलकर बना है, और वो 11 एलिमेंट ये हैं, और इसकी परसेंटेज जो है ऑक्सीजन की 46.60%, सिलिकॉन की 27.72%, एलुमिनियम की 8.13%, आयरन की 5.0%, कैल्शियम की 3.63%, सोडियम की 2.83%, पोटाशियम की 2.59%, मैग्नीशियम की 2.09%। तो इसके बाद जो टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस हैं वो लेस देन 1 है। कि इनकी जो परसेंटेज होती है वो 1% से क्या होगी, कम होगी। द एलिमेंट इन ट्रेस अमाउंट, जिस तरह एटमॉस्फेयर में एलिमेंट जो है वो ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, इसी तरह लिथोस्फीयर में भी एलिमेंट जो है वो ट्रेस अमाउंट में पाए जाएंगे। उधर हाइड्रोजन और जून वगैरह थी, इसमें कौन से एलिमेंट लिथोस्फीयर में जो है वो ट्रेस अमाउंट में होंगे, कार्बन, यानी कि ट्रेस अमाउंट वो मेंशन की गई है कि जिसकी क्वांटिटी जो है वो 0.1 से लेकर 0.02% तक हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम ट्रेस अमाउंट का नाम देते हैं। इस परसेंटेज अमाउंट को ट्रेस अमाउंट का नाम देंगे। और वो ट्रेस अमाउंट वाले एलिमेंट कौन से होंगे, कार्बन, मैंगानीज, सल्फर, बेरियम, क्लोरीन, क्रोमियम, फ्लोरीन, जर्कोनियम, निकल, स्ट्राशियम एंड वेनेडियम। तो ये कई बार जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है कि लिथोस्फीयर या एटमॉस्फेयर में कौन से एलिमेंट जो हैं वो ट्रेस अमाउंट में पाए जाएंगे, ऑप्शन दे देंगे।
तो ये आप याद करेंगे सबको कि ट्रेस अमाउंट में जो एलिमेंट होंगे उसकी परसेंटेज 0.1 से लेकर 0.02% तक होगी, और वो कार्बन, मैंगानीज, सल्फर, बेरियम, क्लोरीन, क्रोमियम, फ्लोरीन, जर्कोनियम, निकल, स्ट्रांशियम और वेनेडियम होगा। दीज एलिमेंट अक्कर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ये एलिमेंट जो हैं वो फ्रीली फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, बल्कि मिनरल्स की फॉर्म में, मादनियात की फॉर्म में पाए जाएंगे। और बाद में इसको हम जो है इन एलिमेंट्स को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए। जी ये था, आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है इन्वायरमेंट का, और कंपोनेंट डिस्कस किए हैं इन्वायरमेंट्स के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो मीटिंग भी ख़त्म हो रही है, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं।